हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एज वी ऑल नो दैट फॉर एवरी अपकमिंग अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट रिलीजेस अ रिविजन टेस्ट पेपर फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल एज वेल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ सीए इंटर रिविजन टेस्ट पेपर फॉर नवंबर 21 डिस्कस कर रही हूँ। First, we will be discussing the taxation, that is direct tax, and then we will be discussing the indirect tax portion. So, let us start. सबसे पहले आप लोगों को केस सिनेरियो दिया हुआ है। केस सिनेरियो क्वेश्चंस आपके मेन एग्जामिनेशन में भी आएंगे और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स का एक साथ मर्ज करके पूछा जाता है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को और फिर आराम से सोच समझ के फिर आंसर दें। सिर्फ एक ही चैप्टर पर या एक ही टॉपिक पर बेस्ड नहीं होगा ये केस सिनेरियो, इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को मर्ज करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनफैक्ट जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स का कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड। इस क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी। बहुत बार मैं अपने जितने भी वीडियोस होते हैं या जितने भी मैं लेक्चर्स लेती हूँ, आई ऑलवेज टेल दिस टू स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है सही तरीके से। आधे से ज्यादा चीजें हमारे क्वेश्चन में छुपी होती हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं पढ़ते समय, घबरा जाते हैं या थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रीड कर लेते हैं। तो इसीलिए रिलैक्स करो आराम से और एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करो। इवन इन योर एग्जामिनेशन रीडिंग टाइम को बहुत जुडिशियसली यूटिलाइज करना है आपको, ठीक है। चलिए सो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केस सिनेरियो गिवन है, मिस्टर अनिमेश एन इंडियन सिटीजन aged 61 years has set up his business in Canada and is residing in India since 2019. Indian citizen है, Canada में रहता है कब से? 2009 से और 61 years का है। He owns a house property in Canada, half of which is used for him for his residence and for half is given in rent. Rent है 12 lakh per annum Indian rupees में। He purchased a flat in Delhi on 13th October 2018 for 42 lakhs. Stamp duty value is 35 lakh। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टा होता, मतलब परचेज कंसिडरेशन कम होता, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होती, तो आपको 56(2)(10) की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ती है ना, कि अदर सोर्सेज में गिफ्ट प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं हो रहे, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बट यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। और खैर वैसे भी ये परचेज 2018 का है तो ऐसे अभी इस ईयर में रेलेवेंट भी नहीं है, अगर उल्टा होता तो भी वो टैक्स तभी लग चुका होता है ना। He has taken a loan from Canara Bank in India of 34 lakh for the purchase of this flat. लोन लिया है इस फ्लैट के लिए। The interest on such loan for the financial year 2021, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर में 3,14,000 का ब्याज दिया है and principal repayment is of 80,000. Mr. Animesh has given this flat on a monthly rent of 32,500 since April 19, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में साल भर उसको रेंट मिला है। The annual property tax is 40,000 which is paid by Mr. Animesh. पे होना जरूरी होता है, म्युनिसिपल टैक्स है, ठीक है। Whenever he comes to India to meet his parents, Mr. Animesh visited India for 124 days during the previous year, 2020-21, that is our previous year, relevant previous year, and before that he visited India for 366 days during 1st of April 16 से लेकर के 31 मार्च 20, मतलब पिछले 4 सालों में 366 डेज उसने विजिट किया है। He has a house in Ranchi which is sold in May 27. In respect of this house, he received arrears of 2,96,000 in February 21, जिन पे आज तक पहले कभी टैक्स नहीं लगा है। तो हमारे प्रीवियस ईयर में हमें कुछ पुराने अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हुए हैं जिन पर आज तक कभी पहले टैक्स नहीं लगा है, अब लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साल जब हमें वो अरियर्स रिसीव हुए हैं हमें उसके ऊपर टैक्स देना रहेगा। He also derived some other incomes during financial year 2021 which are as follows: profit from business in Canada, interest on bonds of a Canadian company 6,20,000 out of which 50% is received in India, ठीक है। Income from Apple Orchid in Nepal given on contract and the yearly contract of fee of 5 lakhs is received in Nepal, ठीक है। आगे चलते हैं। Mr. Animesh sold 10,000 listed shares at the rate 480 per share of A Limited, an Indian company, on 15th September 2020, which he acquired on 5th of April 2016 at the rate 100 per share.
STT was paid both at the time of acquisition as well as at the time of transfer of shares. This is a case of 112A clearly, है ना? STT पे हुआ है, shares हैं इंडियन कंपनी के listed and आपने acquire करा है 5th of April 2016 and transfer करा है 15th of September 2020, तो long term भी हो गया। 31st of January 2018 को फेयर मार्केट वैल्यू दी है आपको, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसका क्या काम आएगा वो मैं आगे समझाऊंगी आपको। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। What would be the residential status of Mr. Animesh for assessment year 21-22? Okay. Before starting the question, let us first discuss about something. Every time, whenever there is an amendment, it becomes of utmost importance that we focus on the amendment because amended portion पर question आने के chances काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप पिछले किसी भी समय की RTP देखेंगे, आपको ये चीज जरूर से फील होगी कि हमेशा से ही questions amendments पर बने हैं। इस साल असेसमेंट ईयर 21-22 में देयर इज अ मेजर अमेंडमेंट इन योर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। दो मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में, और हमें बहुत जरूरी है कि हम उन्हें ध्यान से पढ़ें क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपका अमेंडेड प्रोविजंस के हिसाब से बनाया गया है, तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है हमेशा, जो जो अमेंडमेंट्स आए हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी है दैट डील्स विद रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। उसमें मैंने स्टार्ट से लेकर के एंड तक, मतलब पूरा पुराना जो हुआ करता था, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, प्लस उसमें अमेंडमेंट के कारण हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो हाउ टू कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल का एक पूरा शॉर्ट समरी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक मैं अभी आपके साथ इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, सो आप जरूर उसे देखें। आई एम श्योर वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है, वो भी मैंने उसमें बताया ताकि आप सही तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर एग्जाम में वो हेल्प करेगा। आ जाते हैं हम, तो रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का निकालने के लिए सबसे पहले चेक करा जाता है 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। 182 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर नहीं है तो नेक्स्ट आपकी कंडीशन होती है 60 डेज प्लस 365 डेज। हाउएवर उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, है ना, वो हम सब ने पढ़े हुए हैं कि 60 डेज 365 डेज के दो अलग अलग एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें से यहाँ पर एक केस कवर हो रहा है, दैट इज इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़कर गया था जॉब या बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो इंडियन सिटीजन है, कनाडा में रहता है एंड हैज कम टू अ विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, सो दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन टू द 60 days and 365 days condition. However, in this case there is a very important amendment. तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो और इंडिया के बाहर रहते हो नॉर्मली जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, एंड इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है 2021, आप इंडिया आए हो विजिट के लिए, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपको 4 कंडीशंस फुलफिल करना है। अगर आपको चारों कंडीशंस फुलफिल कर देते हो तो देन यू विल बी कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, सो वैसे तो नॉर्मली 182 डेज उसने फुलफिल नहीं किया, लेकिन हम इन कंडीशंस को चेक करके देखेंगे, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो देन ही विल बी RNOR फॉर द पर्टिकुलर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन who resides outside India, जो कि इंडिया के बाहर रहता है, तो उसका जो भी बिजनेस है, जॉब है, वो इंडिया के बाहर है, एंड हैज कम टू अ विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, है ना, इस साल वो इंडिया में विजिट के लिए आया है। नेक्स्ट होता है दैट 120 डेज या उससे ज्यादा रहा है वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 दिन वो रहा है इंडिया में, प्लस पिछले 4 सालों में in 4 preceding previous years he has stayed for 365 days or more for in India। कब पिछले 4 सालों में, तो क्वेश्चन में आपको वो इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। आगे क्या दिया है, प्लस his income from India, that is income accrued in India exceeds rupees 15 lakh। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आप उन्हें क्या बोल देते हो,
रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ये तो फुलफिल हो गया है। ये भी क्वेश्चन में दिया है 124 डेज रहा है वो, और पिछले 4 सालों में 366 डेज रहा है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। यहाँ पर अब हमको चेक करनी है लास्ट कंडीशन, दैट इज द इनकम कंडीशन, कि इस केस में हमारे इनकम कौन सी इंडिया में अक्रूड रहेगी। तो देख लेते हैं, चलो सबसे पहले तो इसकी कुछ हाउस प्रॉपर्टीज है इंडिया में, है ना। तो पहली हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली में, एक फ्लैट है जिस पर कि इसका 32,500 का किराया आता है। तो बस इस 32,500 इसका सीधे सीधे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 32,500 इंटू 12 कितना आएगा। 3,90,000 प्लस फिर इसको म्यूनिसिपल टैक्सेस इसने पे करे हैं। हमें अच्छे से पता है म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन सिर्फ तब मिलता है जब वो एक्चुअली पेड हो, और पेमेंट किसने किया है, पेमेंट ओनर ने किया है। तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि अनिमेश ही पे करता है और उसने पे किया है, तो हाँ 40,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 3,50,000 प्लस इसको कुछ अरियर्स मिले थे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करी, बट एग्जाम में फॉर्मेट इस तरीके से नहीं बनाया जाएगा क्योंकि केस सिनेरियो है, ऑब्जेक्टिव है। हाँ, बट अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो आप प्रॉपरली पहले एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे, फिर अरियर्स का निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, है ना, जैसे आप लोगों ने मॉड्यूल में भी देखे होंगे क्वेश्चंस। इस केस में मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ऐड करके बता दे रही हूँ। तो 3,50,000 फर्स्ट हाउस है। सेकेंड हाउस जो आपका अरियर था, जो रांची में था, उसके ऊपर आपको अरियर रिसीव हुआ है, तो वो आप लिखोगे अरियर ऑफ रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी एट रांची सोल्ड इन May 17। अरियर ऑफ रेंट जब भी मिलता है तो टैक्स देना ही पड़ता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अब वो प्रॉपर्टी आपके पास है भी या नहीं। तो ये आ जाएगा आपका 6,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का, माइनस कर देते हैं तो आता है 452200। और लोन लिया है इसने फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी पर, तो उसका इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे 3,14,000। इस तरीके से एग्जाम में मत शो कर देना, अगर सब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन ऐसा तो 138200 इज योर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, है ना। चलो अब और अगली कौन सी इनकम थी, हमने शेयर्स के बारे में देखा था। तो नेक्स्ट हेड आया हमारा कैपिटल गेन। हेड हमेशा ऑर्डर वाइज ही चलाना ताकि आपको मेन एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। चलो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में देखते हैं क्या क्या बोला है। कैपिटल गेन में इसने लिस्टेड शेयर्स बेचे हैं 480 में, जो कि इसने खरीदे थे 2016 में 100 रुपए में। This is a clear case of 112A. As I already told you, all the conditions are getting fulfilled. However, in case of 112A, if we remember, there is a specific provision for calculation of cost of acquisition for the shares acquired बिफोर 1 अप्रैल 2018। क्योंकि ये प्रोविजन 1 फरवरी 2018 वाले बजट में लाया गया था, तो उससे पहले के जितने भी शेयर्स थे तब वो गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था। तो किसी भी एसएलसी के साथ एक अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो जाए, और जो टैक्सेस कायदे से एग्जेम्प्ट होने चाहिए, जो इनकम कायदे से एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, वो कैलकुलेशन मतलब टैक्सेबिलिटी में ना आ जाए, इसीलिए आपको क्लियरली 55 सेक्शन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का तरीका दिया गया है फॉर असेट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 112A एंड अक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 18। तो हाँ, हमारा ये केस वही वाले में कवर होगा। Cost of acquisition in such case will be fair market value as on 31st of January 2018 or actual sales consideration whichever is lower, and जो भी यहाँ पर आंसर आएगा will be compared with the actual cost of acquisition। जब खरीदा था उस वाले cost of acquisition से compare करेंगे, and then whichever is higher will be the cost of acquisition for assets under section 112A acquired before 1 April 2018। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम फेयर मार्केट वैल्यू। फिर सवाल आता है फेयर मार्केट वैल्यू किसे पकड़े, हाईएस्ट प्राइस भी दी है, लोएस्ट प्राइस भी दी है, एवरेज प्राइस भी दी है। तो एक्ट में क्लियरली बोला है 300 हाईएस्ट प्राइस विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू है 300। नेक्स्ट आपको दिया है सेल्स कंसिडरेशन 480। इन दोनों में से विचएवर इज लोअर तो हम उठाएंगे 300। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 था ना, हाँ,
विच एवर इज हायर, तो 300 और 100 विच एवर इज हायर, तो ऑब्वियसली 300 इज हायर, 300 विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब निकाल लेते हैं कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 112A। इंडेक्सेशन नहीं मिलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में, तो सीधे सीधे हमें क्या करना पड़ेगा, 480 का सेल्स है माइनस 480 का ये ना सेल प्राइस, माइनस 300 हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसके आपको वर्किंग नोट देने रहेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए देख लेते हैं, 180 into 10,000, 18 lakhs will be your income under the head capital gain। चलो तो काम यही आसान हो गया, और कोई इनकम के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमको यही देखना था कि इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है क्या, तो हाँ हो रही है इनकम 15 लाख से ज्यादा, तो वापस आ जाओ। इतने सारे कैलकुलेशन यही भूल रहे होंगे कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे थे, हमारी बाकी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, बस हम ये चेक कर रहे थे, तो ये भी हमारा हो गया। बाकी पूरा कंप्यूटेशन भी आप बनाना चाहो तो बना लो, अभी हमने पूरा पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है ना, तो पहले तो वो निकाल लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी कैलकुलेट करते जाएंगे, अगर इनकम भी निकालनी पड़ी तो निकाल लेंगे। तो मैं अभी पूरा कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, हाँ हमने 18 लाख तक पहुंच गए, मतलब ऑब्वियसली 15 लाख तो क्रॉस कर ही लिया, तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, यू बिकम अ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस, सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। एक बार सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर केस सिनेरियो के आंसर्स एक साथ मैच कर लेंगे ना। नंबर 1 का आंसर है बी। अब आगे चलते हैं, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। चलो वाला के लिए हाउस प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 138200। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, क्या मैच हो रहा है क्या, नहीं तो वापस से समझ लेंगे अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा आपका बी, है ना, 1380। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अराइज, अगेन वाह चलो ये अच्छा है, हमने सारी चीजें अलग अलग से निकाल, 12 लाख will be the capital gain. The total income of assessment year 21-22 if he does not opt to pay tax under the head 1 section 15 BAC। अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं करेगी तो रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से चलेगा। रेगुलर प्रोविजन में आपको सारे डिडक्शंस अलाउड है, मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन या जो भी सारे डिडक्शंस को बीएससी में रेस्ट्रिक्ट किया गया है वो सारे आप क्लेम कर सकते हो। तो ऊपर जो जो निकाला है वो तो एज इट इज ले लेते हैं, क्योंकि ये रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो इसके हाथ में कौन सी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होगी, इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया एंड इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, है ना। चलो बाकी एक और केस होता है बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अगर ऐसा है और उसके कुछ भी इनकम आपको रिसीव हुई है, बट वैसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। 138200। देन अगेन बिजनेस लॉ का जो गेन हुआ है, मतलब कैपिटल गेन बेसिकली, नॉट बिजनेस गेन, कैपिटल गेन वो आ जाएगा 18 लाख का। एंड नेक्स्ट हमें एक और इनकम मिली थी जो कि इंडिया में टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑन व्हिच 50% वाज रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, दैट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस 3,10,000। अब टोटल कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि डिडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है क्या आपने को। 138200 प्लस 18 lakhs प्लस 3,10,000, 2248,200। अब देख लेते हैं डिडक्शन, तो एक ही डिडक्शन दिख रहा है मुझे, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट वगैरह तो है नहीं, सीधा सीधा हाउसिंग लोन रीपेमेंट 80,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस कर देते हैं। 80C में हमें ये डिडक्शन मिल जाएगा 2168,200 will be our final answer. As to minimize, what would be the tax liability computed in the manner so as to minimize this tax liability? क्योंकि ऐसा बोला है so as to minimize, तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों तरीके से टैक्स निकालना है, एक हम निकालेंगे रेगुलर प्रोविजन से, एक हम निकालेंगे 115 BAC से। चलो लेट अस कैलकुलेट और फिर अकॉर्डिंगली जो फिगर कम आएगा उतना टैक्स ही एसएससी पे करेगा। चलिए
सो कैलकुलेट करते हैं रेगुलर स्कीम के हिसाब से और 115 BAC के हिसाब से, दोनों तरीके से। विच एवर इज लोअर, जो भी कम रहेगा, बीइंग एन इंडिविजुअल, उसके पास चलिए, so let us calculate the tax as per regular and 115 BAC, that is the optional regime for individuals and HUFs. रेगुलर में और 115 BAC में टैक्स निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? इनकम निकालेंगे, है ना? तो चलो हेड बढ़ते हैं। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी। रेगुलर रेजिम में हमने अभी कैलकुलेट करा था, हाउस प्रॉपर्टी में हमारी इनकम आई थी 138200। So 138200 will be your income under the head house property under the regular regime. जब हम BAC की बात करेंगे तो हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड जब हम 115 BAC के केस में कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में now in case of 115 BAC we know that in when you calculate income as per 115 BAC काफी सारे ऐसे डिडक्शंस और अलाउंसेस हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर आपको अलाउड होते हैं बट BAC में आपको अलाउड नहीं रहेंगे, ठीक है? तो 24B के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन 24B में जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें ये बोला गया है कि अगर प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन BAC में नहीं मिलेगा, ठीक है? मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपने इंटरेस्ट पे करा है, हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट पे करा है, एंड इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC देन यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। बट ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन रेंटेड और डीम्ड लेट आउट पर नहीं है, क्योंकि हमारा हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड है तो दोनों केसेस में इनकम सेम आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट आया कैपिटल गेन। अगेन कैपिटल गेन में भी कोई ऐसा स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं आएगा। सो 18 लाख का ही अमाउंट है इधर भी और इधर भी, कोई अंतर नहीं है, कोई ऐसा अमाउंट नहीं जो इधर डिसअलाउ हो जाएगा या एडिशनल अलाउंस आपको मिलेगा। लास्ट है हमारा अदर सोर्सेस, जो हमें इंटरेस्ट मिला है बॉन्ड्स से। सो अगेन वहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो इंटरेस्ट है हमारा 620 आउट ऑफ विच 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये जो हमने यहाँ पर ऐड करा था 3,10,000, अगेन ये भी दोनों तरफ सेम रहेगा। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम तो दोनों जगहों पर सेम ही आ रही है ना? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। अभी हमने ऊपर निकाला ही था खैर टोटल इनकम। सो 138200 प्लस 3,10,000 प्लस 18 लाख 2248,200। यहाँ पर कोई अंतर नहीं है दोनों ही रेजिम्स में। अब लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C जो हमने प्रिंसिपल रिपेमेंट करा है, रेगुलर रेजिम में तो हमें मिल जाएगा, बट BAC में हमें चैप्टर 6A डिडक्शंस नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सेक्शंस, बट 80C इज नॉट इन दैट सेक्शन। 80C का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इधर हमारी टोटल इनकम हो जाएगी 2168, जो कि हमने ऊपर वाले आंसर में भी अभी निकाला है ना। और अगर हम ऑप्ट करते हैं तो इसमें हम जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है वही हमारी टोटल इनकम रह जाएगी, क्योंकि हमें कोई एडिशनल डिडक्शन नहीं मिल रहा। अब टैक्स की बात करें तो टैक्स यहाँ पर लगाया जाएगा हमारे रेगुलर स्लैब्स के हिसाब से। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है एज 61 और व्यक्ति रेसिडेंट है, तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा स्लैब हो जाएगा 0 से लेकर के 3 लाख वाला, ठीक है? तो पहले मैं रेगुलर रेजिम से आपको टैक्स निकालना सिखा देती हूँ एंड देन फिर हम 115 BAC में टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो कभी भी जब आप किसी भी केस में टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, हमेशा आपकी इनकम को 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट करो। स्पेशल रेट इनकम पर अलग से टैक्स निकालेंगे, बाकी की इनकम पर अलग से टैक्स निकालेंगे, ये भूलना नहीं है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग शुरू से लेके आखिरी तक पहुंच जाते हैं और भूल जाते हैं कि बीच में हमारे पास कोई स्पेसिफिक रेट स्पेशल रेट इनकम भी इंक्लूडेड है, ठीक है? और रेगुलर रेट से टैक्स लगा देते हैं। तो ये है हमारा 112A और इस पे लगेगा हमारा स्लैब के हिसाब से।
112A में हमको क्या बोला गया है कि एनी इनकम एक्सीडिंग 1 लाख इज टू बी टैक्स्ड एट द रेट 10%। कोई इंडेक्सेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अपने को एडिशनल इस पर से। तो यहाँ पर हमारा 17 लाख पर 10% से लगेगा 1,70,000। और यहाँ पर स्लैब है हमारा 368,200। स्लैब हम कौन सा वाला लगाएंगे? तो हमारा असेसी क्वेश्चन में गिवन है 61 है, रेसिडेंट है, तो हम 3 लाख वाला स्लैब लगाएंगे। मतलब हमारा बेसिक एग्जामिनेशन रहेगा 3 लाख तक, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, बैलेंस अप टू 2 लाख 5%। तो 3 लाख यहाँ से घटा देंगे तो बचेगा 68,200। 68,200 पर हम लगाएंगे रेट 5%। ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका कंपलसरी क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। 3410। तो टोटल टैक्स निकाल लेते हैं स्पेशल रेट में और इसमें, मतलब जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको इसी तरीके का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और अब तो और बीएससी भी आ चुका है, तो बीएससी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सरचार्ज नहीं लगेगा, इनकम उतनी है ही नहीं, तो सीधे इस पर जोड़ देती हूँ मैं सेस 180,346 आ रहा है। टैक्स इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो 180,350 हमारा आंसर आ रहा है एज पर रेगुलर प्रोविजंस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 115 बीएसी। 115 बीएसी में फिर से वही करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेशल रेट टैक्सेशन है उसमें 115 बीएसी में भी सेम रूल्स हैं, कुछ अंतर नहीं है। तो वहां पर तो टैक्स वैसा का वैसा ही निकलेगा। जो बची हुई इनकम है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2248,200 माइनस 18 लाख। तो बची हुई इनकम दैट इज 448,200। इस पर हम टैक्स लगाएंगे हमारा बीएससी के स्लैब से, है ना। चलो तो पहले तो इस पे निकाल लेते हैं 112A। मैं वापस से आंसर मतलब सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि ये सेम ही है। सेक्शन में क्लियरली बोला है कि स्पेशल रेट इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही सरचार्ज, रिबेट, सेस, इनमें भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपका स्लैब चेंज हुआ है। बेसिक जो जनरल रेट ऑफ टैक्स है वो अलग है। प्लस यहाँ पर हमने 61 के हिसाब से 3 लाख का स्लैब लगाया है। बीएससी में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता है, आप सीनियर सिटीजन हो नहीं हो मेक्स नो डिफरेंस, आपका स्लैब रेट वही रहेगा। ठीक है, तो बीएससी का स्लैब रेट बहुत सिंपल है। इनफैक्ट 115 बीएससी पर भी मैंने एक अलग से लेक्चर अपलोड किया है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं, बिकॉज 115 बीएससी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो प्रैक्टिकली भी वो बहुत ज्यादा रेलेवेंस रख रहा है आजकल। आज के हिसाब से अगर हम देखें, रिटर्न फाइलिंग के हिसाब से हम देखें, तो हर इंडिविजुअल की इनकम हम 2 तरीके से निकाल रहे हैं एंड देन अकॉर्डिंगली जो बेनिफिशियल है उससे पे कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली भी वो बहुत रेलेवेंट है और एग्जाम के लिए तो है ही सही। तो स्लैब्स क्या है हमारे, 2.5 लाख के स्लैब्स हैं 15 लाख तक, और रेट 5% से बढ़ेगा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से। तो शुरू का 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, नो कंसिडरेशन ऑफ एज, एंड देन नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%। तो बेसिक एग्जेम्पशन आ गया इधर, बचता है 198,200। इस पूरे पर लगाओगे फ्लैट 5%, तो इंटू 5, 9910। टोटल टैक्स निकाल लेते हैं, चलो 1,70,000 प्लस 9910, 17। ज्यादा ही आएगा, बेसिक टैक्स ज्यादा आ गया तो सेस लगाने के बाद ज्यादा ही आना है, तो हम 4% फिर भी लगा लेते हैं। ये देखो यहीं पे ही ज्यादा आ रहा है, तो सेस जोड़ने के बाद तो बड़ा ही आएगा आंसर। तो 179910 प्लस 4% इज 18710, राउंड ऑफ कर देती हूँ मैं इसको। सो विच एवर इज लोअर एज टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, तो हमारे लिए रेगुलर रेजिम ही बेनिफिशियल है। 2 फायदे मिल रहे हैं मुझे यहाँ, एक तो मुझे 80,000 का डिडक्शन मिल रहा है, ऊपर से मुझे 61 के कारण 3 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके कारण वो डिफरेंस आ गया। एंड रेगुलर रेजिम ही मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो व्हाट विल बी माय आंसर? माय आंसर विल बी, देखो आपको दोनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, 187,110 भी है और 180,350 भी है, लेकिन हम किसको चूज करेंगे? 180,350 बिकॉज इट इज मिनिमाइजिंग आर लायबिलिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 180,350। चलिए, सो यहाँ पर हमारा केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं, तो शुरू करते हैं।
केस सिनारियो को ओवरऑल समझना जरूरी होता है, ठीक है, तो इसीलिए पहले क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा और फिर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करा। इसी तरीके से आप भी सॉल्व करें, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट देन फील फ्री टू डिस्कस। मिस्टर टी, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। अब 6, 7, 8, 9, 10 तक है जहां तक मुझे याद है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। So first we'll complete the objectives and then we'll move on to the subjective questions. Mr. T, an Indian citizen and resident of India, earned dividend income from an Indian company up से assessment year 21-22 से dividend is not exempt. Dividend is to be taxed in the hands of your shareholders, है ना। अब से कोई exemption मिलनी नहीं है, मतलब dividend distribution tax abolish हो चुका है, so then there is no exemption in the hands of shareholders. Dividend is to be taxed in correct, there is no exemption in the hands of shareholders. Dividend is to be taxed as a regular income. It was declared on 1st of October 2020 and paid in cash. What are the tax implications with respect of dividend? Such dividend is taxable in the hands of Mr. T, and Indian company is required to deduct tax at the rate 7.5%. Second option, such dividend is taxable in the hands of Mr. T and Indian company is required to deduct tax at the rate 10%. तो आपको डिविडेंड पे yes, Indian company is required to deduct tax. अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कि एकदम सेम है, A और B। नीचे क्या लिखा है? डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर टी, हाउएवर Indian company is not required to deduct tax at source since it does not exceed 5,000. Such dividend is exempt in the hands of Mr. T and hence Indian company is not required. तो D तो बाहर ही हो गया क्योंकि exempt तो है नहीं। C वाला पॉइंट करेक्ट है कि अमाउंट 5,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन उस केस में आप कैश पेमेंट अलाउड नहीं होता है। आप अगर उस सेक्शन को देखेंगे तो हमारा जो सेक्शन 194 है उसमें हमें बताया गया है कि डिविडेंड पे टैक्स कब डिडक्ट करना है, कब डिडक्ट नहीं करना होता है। तो डिविडेंड पर टैक्स डिडक्ट करना है एट द रेट 10%, ठीक है, दिस इज द रेगुलर रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। 5,000 वो बिल्कुल सही, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला है दैट द डिविडेंड इज पेड इन कैश टू मिस्टर टी, तो अलाउड नहीं रहेगा, आपको टैक्स काटना पड़ेगा, भले ही अमाउंट 5,000 से छोटा है फिर भी टैक्स काटना पड़ेगा, तो कैश में पे करा है इसीलिए, अदरवाइज आप 5,000 से कम में एग्जेम्प्ट हो जाते हो, ठीक है। उसके कंडीशंस होते हैं अलग, बट देन अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सबने सेक्शन पढ़ा हुआ ही है। और इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको कि वो एग्जेम्पशन अपने को क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने डिविडेंड जो है वो कैश में पे कर दिया है। अब आगे बताया है उन्होंने 2 पॉइंट्स, अब ए और बी कि 7.5 और 10, तो क्यों ये 10 और 7.5 का क्या लॉजिक है? तो जब कोविड के कारण, मतलब इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलैक्सेशन दिया था और काफी सारे सेक्शंस में जो रेट है उस पे 1/4 का रिडक्शन दे दिया था, मतलब आपकी रेट 75% पे आ गई थी। तो अगर उस सेक्शन का ओरिजिनल रेट है 10%, तो आपको टैक्स काटना है 7.5% से, कब से? 14 मई से लेकर के 31 मार्च तक, 14 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 21 के बीच में। तो अगर आप एग्जाम में कोई भी टीडीएस का क्वेश्चन करें तो जरूर ध्यान दें कि क्या ये वो सेक्शन है जिसमें कि आपको ये रिलैक्सेशन अप्लाई हुआ है। तो अगर हम उस सेक्शन की बात कर रहे हैं और पेमेंट अगर 14 मई से लेकर के 31 मार्च के बीच में हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है 1 अक्टूबर, तो यहाँ पर हम 7.5 से टैक्स काटेंगे, ना कि 10% से। अगर ये 1 अक्टूबर की जगह पर 1 मई होता तो फिर हम रेगुलर हमारे 10% से टैक्स काटते, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो तीनों शुरू के एबीसी तीनों में कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि सही हो सकता था। अगर ये डेट पहले की होती 14 मई से तो ये पॉइंट सही हो जाता, अगर ये कैश नहीं लिखा होता तो ये पॉइंट सही होता। तो कितनी माइन्यूट चीजें आपको ध्यान रखनी है, देखो आप खुद समझोगे उस चीज को। मिस्टर एक्स इज अ वर्किंग पार्टनर एंड मिस्टर वाई इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर ऑफ XYZ पार्टनरशिप फर्म। XYZ partnership firm subjected to tax audit under 44AB for previous year 2021. What is the due date of return of income for X and Y for the assessment year 21-22? Again, this is based on an amendment. ये बहुत ही माइन्यूट छोटू सा अमेंडमेंट आया है, बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं इस अमेंडमेंट को। पहले ऐसा होता था कि आप लोगों ने जो ड्यू डेट्स पढ़ी होंगी रिटर्न फाइलिंग की, तो आपने ये पढ़ा होगा कि कुछ लोगों के लिए जुलाई होता है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर होता है। जिन लोगों के लिए अक्टूबर होता है उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ऑडिट, जिन लोगों का ऑडिट हो रहा है वो, ठीक है, किसी भी लॉ में या इनकम टैक्स में, या फिर कंपनीज, जितनी भी सारी कंपनीज हैं, या फिर कोई भी पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, आप लोगों ने यही पढ़ा होगा क्योंकि आपके असेसमेंट ईयर से यही चीज एप्लीकेबल हो चुकी है। पहले क्या होता था? सिर्फ वर्किंग पार्टनर के लिए एक्सटेंशन था, मतलब इनिशियली द प्रोविजन वाज कि
पार्टनर्स के लिए वैसे तो मतलब पार्टनर बीइंग एन इंडिविजुअल अगर उसका खुद का ऑडिट नहीं हो रहा है तो उसकी डेट होती थी 31 जुलाई और फर्म की डेट होती थी 30 सितंबर अगर फर्म का ऑडिट हो रहा है तो। और फिर वो क्या बोलते थे कि जिस फर्म का ऑडिट हो रहा है उस फर्म के वर्किंग पार्टनर का डेट भी जुलाई से क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोल दिया है, पार्टनर ऑफ अ फर्म कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट। तो अगर किसी फर्म का ऑडिट हो रहा है तो उसकी डेट अब सितंबर से हटाकर उसको भी अक्टूबर कर दिया है और साथ में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब लोगों के लिए ड्यू डेट खसक के कहाँ चली गई है, अक्टूबर पे चली गई है। ठीक है, तो इन आइदर केस आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, वो आपको जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि अगर किसी को पहले का पता हो तो वो शायद कहीं उलझ जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो इस अब से आपको सिंपल ध्यान रखना है, अगर फर्म का ऑडिट हो रहा है तो फर्म की डेट भी 31 अक्टूबर और फर्म के पार्टनर्स की डेट भी 31 अक्टूबर। ठीक है, तो सब लोगों के लिए 31 अक्टूबर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Arpit, an employee of MNO Limited, has contributed 161280 towards NPS, and similar amount is contributed by his employer. His basic salary is 80,000 and dearness allowance 40%, which forms part of the retirement benefits. He was also paid 55,000 towards LIC for himself and his wife, and medical insurance premium of 35,000 by cross check. चलेगा, ठीक है। 80D में सिर्फ ये है कि कैश में नहीं होना चाहिए, वो अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, ड्राफ्ट वाला कंडीशंस अलग है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां पर आपको क्या बोला है ना। बीइंग अ सीनियर सिटीजन, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर अंडर चैप्टर 6A। चलो एक एक सेक्शन के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले एटीसी में इसने एनपीएस में डाला है, अभी के लिए एनपीएस को यहाँ पे नहीं लेंगे अपन, क्योंकि एनपीएस इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन के लिए अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं, एटीसी और एटीसीसीडी 1B, है ना। तो एटीसीसीडी 1 जो है वो हमारा ओवरऑल लिमिट में आ जाएगा, एटीसीसी वाली 1.5 लाख की लिमिट में आ जाएगा। तो जितना बचेगा वो हम नीचे क्लेम करेंगे अप टू 50,000, है ना। चलो एक एक करके चलते हैं आराम आराम से। सबसे पहले आपको बोला है कि इसने LIC दिया है, तो LIC तो इसको यही क्लेम करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम कि सम अश्योर्ड के जो भी स्पेसिफिक परसेंटेजेस है उसके अंदर है, तो पूरा डिडक्शन अलाउड है। 161280, अब 161280 में हमको एटीसीसीडी 1 में क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 10% ऑफ सैलरी के अंदर अंदर है। तो 10% ऑफ सैलरी में बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ प्लस डियरनेस अलाउंस 40% एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो 1,12,000 का मल्टीप्लाइड बाय 12 आ जाएगी इसकी साल भर की सैलरी। चलो 1344,000 का 10%, 134400, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैसे भी डिडक्शन कितने का ले सकते हो, एटीसीसीडी 1 में आपके पास स्कोप बचा है, मैं अगर 1.5 लाख से घटाऊं तो आपके पास स्कोप बचता है 95,000 का, ठीक है। तो वैसे एटीसीसीडी 1 की जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप 134400 क्लेम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका ओवरऑल रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितने पर आकर के, 1,50,000 पर आकर के, तो देन आप बेटर ऑप्शन क्या है कि आप इधर 1,50,000 तक क्लेम करो और अलग से 50,000 क्लेम कर लो। तो यहाँ पर नीचे वापस 50,000 हम क्लेम कर पाए उसके लिए 161280 माइनस 134400, हाँ, तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि मैं यहाँ 95,000 ही क्लेम करूं, नहीं तो मेरा 1B में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ मैंने 95,000 क्लेम कर लिया एग्जैक्ट 1,50,000 पर, और बचा 180CCD 1B, इसमें मैं एडिशनल 50,000 को क्लेम कर सकती हूँ, है ना। ओवर एंड अबव होता है, ये लिमिट के बाहर होता है, ये 1B में फ्लैट 50,000 तक अलाउड है। तो 95,000 प्लस 50 एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से ऊपर नहीं चला जाए बस, हाँ ठीक है, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर है। तो टोटल मैंने 1,45,000 का डिडक्शन क्लेम कर लिया है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, है ना, विद इन ओवरऑल लिमिट्स। अब आ जाते हैं इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पर। इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलाउड होता है आपको एटीसीसीडी 2 में, एंड अगेन वहां पर भी कोई लिमिट नहीं है आपके 1,50,000 वाली, बट 10% वाली लिमिट यहाँ पर भी लगेगा। तो 10% पे आकर के आपका डिडक्शन यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो योर डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट 134400। सो टोटल हमें किस किस सेक्शन में डिडक्शन मिल रहा है, देखो टोटल हमें डिडक्शन मिल रहा है
ATC और ATCCD 1 दोनों मिला करके ये 1.5 लाख, फिर 1B जो एडिशनल है वो 50,000, और ये CCD 2 ये ओवर एंड अबव 1,50,000 है ये, तो ये तीनों को हम ऐड कर देते हैं 2 लाख प्लस 134400, ठीक है। तो ये ऊपर के सारे सेक्शंस हो गए हमारे 334400, ATC की सारी सीरीज हो गई यहाँ पर। अब आ जाते हैं ATD में आपको बोला है कि मम्मी का उन्होंने ये पे करा है प्रीमियम, क्रॉस चेक से करा है चलेगा, सीनियर सिटीजन है तो आप 35,000 का पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो मैं यहाँ पर 35,000 और ऐड कर देती हूँ, 369400। देख लेते हैं ऑप्शन है क्या, कहीं कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया हमसे, लेट अस चेक। 369400, yes, so our correct answer will be 369400, ठीक है, this will be our answer। चलो अब आ जाते हैं आगे। A building was acquired on 1st of April 1995 and sold for 80 lakhs on 1st of June. The stamp duty value on the date of transfer was 85 lakhs. The fair market value of the building on 1st of April, okay, I got it। ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है? ये हमारा 55 सेक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और साथ साथ आपको ठीक है 43C या 50C नहीं डाला है, मुझे लगा वो भी डाला है क्या, बढ़िया। बाकी 43C और 50C भी पूछ सकते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। A building was acquired on 1st of April 1995 for 20 lakhs, sold for 80 लाख, हमने बेच दिया इस साल, तो सेल्स कंसिडरेशन है हमारा 80 lakhs का। The stamp duty value on the date of transfer was 85 lakhs, अच्छा है, ओके 50C भी है, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। डेट ऑफ ट्रांसफर पे 85 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी। 50C देखो, 50C में क्या बोला गया है, 10% तक डिफरेंस अलाउड है, 10% होता है 88 लाख, तो 88 लाख तक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, चलेगा, कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 85 लाख, तो हम सेल्स कंसिडरेशन किसको मानेंगे, 80 लाख को ही मानेंगे, बिकॉज द डिफरेंस इज विद इन द लिमिट ऑफ 10%। सेल्स कंसिडरेशन के बाद आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बिफोर 2001, अगर आपको याद होगा तो whenever a property is acquired before 2001, any capital asset is acquired before 2001, there is an option given to the assessee कि या तो actual cost या फिर fair market value as on 1st of April 2001 को cost of acquisition माना जा सकता है। तो लॉजिक ये कहता है कि दोनों में से जो बड़ा है उसे पकड़ लो। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि खरीदी थी 20 लाख में, and the fair market value on 1st of April 2001 was 25 lakhs। तो प्लेन रीडिंग प्रोविजन से तो 20 सा 25 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक और अमेंडमेंट है अगेन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर असेसमेंट ईयर, बिकॉज ये छोटा सा अमेंडमेंट है, हम भूल जाते हैं कि अब से उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि जो प्रॉपर्टी है इन क्वेश्चन, अगर वो लैंड या बिल्डिंग है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और आपने 2001 से पहले अक्वायर करी है, तो यस आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू में से जो बड़ा है वो उठा सकते हो, लेकिन इन दिस केस fair market value of the property shall not exceed stamp duty value as on 1st of April 2001। 1 अप्रैल 2001 को उस प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी उससे ज्यादा आपका फेयर मार्केट वैल्यू नहीं हो सकता। तो आप कंपेयर 20 और 25 को करने के पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा की तो नहीं हो गई है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द सेम डेट वाज 22 लाख, तो फेयर मार्केट वैल्यू है 25, कॉस्ट है 20 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 22। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टेकन टू बी द फेयर मार्केट वैल्यू। यू हैव टू कंपेयर बिटवीन 20 एंड 22, सो वी विल बी टेकिंग 22 lakhs। 22 lakhs का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इस पर लगाएंगे हम इंडेक्सेशन 2001, तो 100 इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कर देते हैं माइनस, तो आ जाएगा हमारा गेन या फिर लॉस। तो देखते हैं 22 लाख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा एडजस्टमेंट है, कंफ्यूज कर सकता है, अच्छे से कंफ्यूज कर सकता है अपने को, है ना। तो ध्यान रखना है एग्जाम में आपको ये सब बातों का। और कैपिटल गेन तो आने के पूरे चांसेस भी होते हैं एग्जाम में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है हमको 1378000। देख लेते हैं ऑप्शन आ रहा है क्या, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा
करेक्ट है। चलो अब देखो, आप अगर इसमें गड़बड़ करोगे ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, तो आपका आंसर फिर भी मैच होगा, बट हमें ध्यान रखना है। मिस्टर विकास, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, रिसीव्ड अ गोल्ड रिंग वर्थ 60,000 on occasion of his daughter's wedding from his best friend Mr. Vishnu. Vishnu also gifted a gold chain to Kavya, daughter of Vikas, worth 80,000 on the said occasion. मतलब उसी की बेटी की शादी थी, विकास के बेटी की शादी थी, तो विकास के फ्रेंड ने उसको 60,000 की गोल्ड रिंग दी और बेटी को जिसकी शादी है उसको गोल्ड का चेन दिया है 80,000 का। वुड सच गिफ्ट्स बी टैक्सेबल? तो काव्या की तो शादी है, वी ऑल नो 56 to 10 गिफ्ट्स एक्सीडिंग 50,000 आर टैक्सेबल, बट ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज टैक्सेबल नहीं होगा, और रिलेटिव से है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो बेस्ट फ्रेंड रिलेटिव में तो माना नहीं जाएगा, भले ही हम बोलें कि हम तो भाई बहन जैसे रिश्ते हैं हमारे, बट एक्चुअली तो बेस्ट फ्रेंड ही होगा, उसे रिलेटिव तो बोल नहीं सकते हम। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपस में बोलने वो बात अलग होती है। सो बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, वो रिलेटिव में नहीं आएगा। 56 to 10 में आज तक अभी तक तो रिकॉग्नाइज किया नहीं है उसे। तो बेसिकली 60,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ विकास एंड 80,000 काव्या जी के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि उनकी शादी है। तो यस, द गिफ्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स, नो, गलत हो गया। दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट नहीं। वैल्यू ऑफ गोल्ड रिंग इज टैक्सेबल बट वैल्यू ऑफ गोल्ड चेन इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस काव्या। यस, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि काव्या जी की शादी है, तो शादी पर मिला हुआ कोई भी तोहफा एग्जेम्प्ट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन जिससे भी आप ये रिसीव कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉइंट, आपका जो भी ये है अमाउंट है वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जेम्प्ट कर दो कि काव्या के हाथ में और विकास के हाथ में, है ना। चलो, सो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली। सॉल्यूशन आप लोगों को के साथ मैंने डिस्कस करे हैं, एक बार आप खुद से भी इन्हें सॉल्व करके देखें, इन क्वेश्चंस को आप खुद से भी सॉल्व करके देखें। एंड इन केस आप में से किसी को कोई भी डाउट आता है या इन जनरल भी आप लोगों को कोई भी हेल्प लगती है, दैट हाउ टू स्टडी और हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू डू योर शेड्यूलिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, कैसे हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, या कुछ इन जनरल डाउट्स हैं, इन जनरल एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करने हैं, सो बिल्कुल फील फ्री टू डिस्कस एंड डू योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग in the next part, I'll be discussing the subjectives and GST के objectives और GST के subjectives.